नमस्कार, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर तहे दिल से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। आज हम एक बैंक के बारे में बात करेंगे और बैंक के बारे में इसलिए क्योंकि उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आर रियली गुड और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। अभी उसका रेट बहुत कम है, लेकिन आगे जाके वो मल्टी बैगर होगा कि नहीं होगा ये जानेंगे। और इसमें कुछ रिस्क भी हैं, देर आर 1 or 2 रिस्क, तो वो नॉर्मली लोगों को पता नहीं है, तो उसके बारे में जानेंगे कि क्या रिस्क है। एंड एज अ डिस्क्लेमर आई विल से आई डू हैव अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, वेरी वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन दिस बैंक, बट दिस इज़ इन नो वे अ रिकमेंडेशन कि आप इसको जाके खरीदें। ये खाली नॉलेज शेयर करने के लिए है और ये भी बताने के लिए कि प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है, रिजल्ट्स बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन इसमें रिस्क क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, और जब ऑल नोटिफिकेशंस का विंडो खुलेगी तो उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करिएगा। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कि आज ये कौन से बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बैंक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बैंक के बारे में नहीं, बैंक के बारे में तो अभी से बात करेंगे, लेकिन बैंक का नाम मैं एंड में बताऊंगी, तो आप लोग गेस करिए कि कौन सा बैंक है। तो सबसे पहले उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्राइवेट बैंक, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर जो हम देखें तो हम देखेंगे कि इस बैंक में पब्लिक की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है। तो इफ़ यू सी द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑन द चार्ट यू विल सी that the shareholding of the public is 38.14%, promoters की shareholding 36.48% है, DIIs की 14.39, DIIs मतलब domestic institutional investors, और FIIs की 10.99, और others of course कोई बचा ही नहीं तो ज़ीरो है। तो इसमें अगर जो आप देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिला के 25% से ज़्यादा हो जाती है, सो विच इज़ अ गुड शेयर होल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लेकिन अगर जो आप प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अगर जो आप चार्ट में देखेंगे तो ऑन क्वार्टर वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। जून 21 में 36.56 था और जून 22 आते आते दिस हैज़ बिकम 36.48। तो ये जो 36.48 हुआ और जिस तरह से वो शेयर होल्डिंग इट इज़ कमिंग डाउन बाय 0.01% or 0.02% on every quarter, this is not a good sign. But otherwise the shareholding, it's a private sector bank, तो ठीक है शेयर होल्डिंग आई विल से। और इसमें म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है जून क्वार्टर में 3.65 से 5.19%। तो और म्यूचुअल फंड्स के नंबर ऑफ स्कीम्स भी इंक्रीज हो गई फ्रॉम 16 to 18%। लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग कम हुई है फ्रॉम 13.48 to 10.99%। सो और जो हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो इट इज़ अ मिक्स्ड बैग, कुछ चीज़ अच्छी है कुछ चीज़ खराब है। सो दिस इज़ अबाउट द शेयर होल्डिंग। और अगर जो अब हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर आते हैं तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसमें इस वीडियो में जो मैंने डाटा लिया है वो टिकर फेनोलॉजी से लिया है, एंड अ लॉट ऑफ डाटा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन दैट द कंपनी मेड। तो कंपनी की साइट से ही बहुत सारा डाटा लिया है। तो हम जो कंपेयर करेंगे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करेंगे। सो अगर जो आप देखें जो इंटरेस्ट अर्नड है वो जून क्वार्टर में 4089.29 करोड़ थी, जो कि इफ़ यू सी ईच क्वार्टर सितंबर में इंक्रीज होकर 4100 हो गई, देन 4429 इन दिसंबर, देन 4553 इन मार्च, और अब जून क्वार्टर में जाके वो 4921 हुई है। सो इफ़ यू कैन सी दैट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग ऑन अ कंसिस्टेंटली ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। तो जो कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। इट इज़ नॉट वन ऑफ द कि एक महीने एक क्वार्टर में उन्होंने बहुत दे हैव जस्ट grown and then in the other quarters it is not so good. So here you can see that if the growth is consistent, that means that the bank is on the right track. Now if you come to the other income पर हम ज़्यादा emphasis नहीं देंगे, but other income is okay, it is at the almost at the same level. Now coming to the provisions, जो expenditure है उसमें अगर जो हम total provisions देखें तो जून 21 में द प्रोविजंस वर सब्सटैंशियल 1872 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है। और उसके बाद से वो सितंबर में 474, एंड आफ्टर दैट द प्रोविजन
में जो अमाउंट कार्व आउट हो रहा है या जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोविजंस के लिए, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. फ्रॉम सितंबर में 474.95, देन 381.85 इन December 21, March 22 में 369.47, and in June 22 it is 307.99. So on quarter and quarter basis, the amount being provided under provisions is coming down. Now what we will have to see, provisions तो कम हो रहे हैं, but is the provision coverage ratio also coming down or is that increasing? तो वो हम बाद में देखेंगे. अब अगर जो हम क्योंकि इतने प्रोविजंस हो गए थे, तो ऑब्वियसली जून 21 में द बैंक वॉज एट अ लॉस और सब्सटैंशियल लॉस था. प्रॉफिट बिफोर टैक्स वॉज नेगेटिव एट 877. बट उसके बाद से अगर जो आप देखें तो देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट इंक्रीज, एंड इन जून 22 द प्रॉफिट बिफोर टैक्स वॉज 635.83, which is a very good growth. And coming to the net profit, then again net profit also grew from minus 630.04 in June 21 to 474.33 in June 22. तो अगर जो हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में कंसिस्टेंट 4 क्वार्टर्स से ग्रोथ हो रही है. जून 21 क्वार्टर बहुत ख़राब था, जहाँ बहुत सारा पैसा प्रोविजनिंग की गई. Now we see the net NPA, क्योंकि अगर जो हम बैंक की बात कर रहे हैं तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो ग्रोथ इन द टोटल इनकम, क्योंकि इनकम ही उसका जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है, जो एसेट्स है, उसी से उसको इनकम मिलती है, तो उसमें कितनी ग्रोथ हुई है. सेकेंडली एमपीए कितने कम हुए हैं और प्रॉफिट कितना है. तो ये बेसिक 3 रेशोज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर जो हम नेट एमपीए में आए तो इट वाज जून में 2.32 था नेट एमपीए, and it has come down to 1.30 as on जून 21 में 2.32 था और जून 22 में 1.30 हो गया, विच इज़ अ वेरी मैनेजेबल एमपीए तो होंगे. इट इज़ नॉट दैट आप जितने लोन करेंगे सारे ही अच्छे होंगे. ड्यू टू सो मेनी रीजंस, दे कोविड could be one reason, एक्सटर्नल फैक्टर्स किसी कंपनी के साथ हो सकते हैं, इंटेंशन हो सकता है सहयोग, लेकिन कभी कभी हो जाता है. सो कोई भी बैंक ऐसा नहीं होगा जिसके 0 MPAs होंगे, लेकिन 1.30 एनी MPA विच इज़ बिलो 1.50 नेट MPA, इट इज़ ओके. ग्रॉस MPA का 4.61 से 3.36 हो गया. नाउ रिटर्न ऑन एसेट्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और एक बहुत अच्छा रेशो जिससे पता चलता है कि उस बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, क्या रिटर्न आ रहा है, तो क्या एसेट्स हैं. और नॉर्मली ये अगर जो 1 से ज़्यादा होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, देन इट इज सपोज टू बी ओके. तो अगर जो आप देखें कि रिटर्न ऑन एसेट्स जून में नेगेटिव था, नेगेटिव 1.52, और उसके बाद से इट हैज़ बीन ग्रोइंग, एंड इन जून 22 इट इज़ 0.97, विच इज़ ऑलमोस्ट 1. सो हियर ऑल्सो वी कैन से दैट द बैंक हैज़ परफॉर्म्ड वेल. एंड जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है. इट इज़ -15.41 से 9.64 हुआ है. सो दीज आर द फाइनेंशियल्स. और अगर जो आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यू कैन रियलाइज दैट हाउ वेल एंड हाउ कंसिस्टेंटली द बैंक हैज़ बीन परफॉर्मिंग, not for 1 quarter, not for 2 quarters, but now consistently for 4 quarters. So a very positive sign now. We are coming to the presentation that the company made, और ये जो slide है ये कंपनी की वेबसाइट से है, एंड दिस हैज़ जस्ट हाईलाइटेड जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है उसके. तो टोटल फंडेड एसेट्स में जो ग्रोथ हुई है ऑन फ्रॉम Q1 F22, दैट मीन्स जून 21, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21-22 था, तो Q1 of FY22 will become June 21, and Q1 of FY23 financial year is 23-22-23, so it becomes June 22. तो अगर जो आप देखेंगे तो टोटल एसेट्स में जो ग्रोथ हुई है वो 21% है, विच इज़ रियली गुड. देन कस्टमर डिपॉजिट हैज़ इंक्रीज बाय 21% अगेन. कासा जो है वो थोड़ा कम हुआ है. कासा इज कंप्राइजेज ऑफ जो लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है, जैसे सेविंग फंड और करंट अकाउंट, इसीलिए करंट और सेविंग को मिला के कासा हुआ है. तो जो इन दोनों में लो कॉस्ट डिपॉजिट्स माने जाते हैं, तो वो लो कॉस्ट डिपॉजिट जितना आपका ज़्यादा होएगा उतना ज़्यादा आपका वॉट एवर इंटरेस्ट यू आर पेइंग उसमें बचत होगी, तो योर प्रॉफिट्स विल इंक्रीज. तो इट वॉज एट 50.86 एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 50.04. तो थोड़ा कम हुआ है, बट अदरवाइज इट इज़ मोर देन 50, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन.
अब बैंक लेवल पर एमपीए जो थे, ग्रॉस एमपीए जून 21 में वॉज 4.61 और नेट एमपीए 2.32 था। वो FY 23 के फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब जून 22 में ग्रॉस एमपीए 3.36 आ गया और नेट एमपीए 1.30, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो देर इज बीन अ रिडक्शन ऑफ 125 basis point in the gross MPA and 102 basis point in the net MPA. अच्छा, इसमें ऑफ कोर्स यू हैव अ रिटेल सेक्टर। आपके पास जब आप एक बैंक होते हैं तो आपके पास एक रिटेल एंड कमर्शियल सेक्टर का एडवांस होता है, एक कॉर्पोरेट को होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। तो इन दिस बैंक मैक्सिमम एडवांस इज इन द रिटेल एंड कमर्शियल सेक्टर। तो रिटेल और कमर्शियल सेक्टर में इनका एमपीए जो था वो जून 21 में 3.86 था और नेट एमपीए 1.82 था, जो कि जून 22 में इट हैज़ कम डाउन टू 2.12 और नेट एमपीए 0.93। तो इन दोनों में डिक्लाइन हुआ है 174 बेसिस पॉइंट ग्रॉस एमपीए में और 89 बेसिस पॉइंट जो है वो नेट एमपीए में। तो अगर जो किसी भी बैंक का अगर जो रिटेल पोर्टफोलियो में 1 से नीचे एमपीए है तो वो एक पॉजिटिव साइन है। नाउ इफ वी कम टू द अदर पैरामीटर्स, जो कोर ऑपरेटिंग इनकम है उसमें 39% की ग्रोथ हुई है, विच इज़ रियली गुड। कॉस्ट टू इनकम कम हुई है और कॉस्ट टू इनकम जितनी कम होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो 419 बेसिस पॉइंट से कॉस्ट टू इनकम कम हुई है और कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 64% से बढ़ा है। सो यू कैन सी दैट ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव एंड द बैंक हैज़ डन consistently good. Now coming to the next parameter, if you see how they have performed on quarter to quarter, क्योंकि मैं यही कह रही हूँ कि आई बीन सेइंग कि इट इज़ नॉट अबाउट वन क्वार्टर, इट इज़ अपॉन क्वार्टर टू क्वार्टर अगर जो ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि खाली जून क्वार्टर में कुछ सब्सटैंशियल हो गया, एक बड़ा एमपीए रिजॉल्व हो गया तो सारे पैरामीटर्स ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। कोई बैंक अगर जो कंसिस्टेंटली इट गिव्स गुड ग्रोथ तो इसका मतलब वो सही कर रहा है। तो अगर जो आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी फ्रॉम 22 टू Q2 22 टू Q3 22 85% ग्रोथ हुई, फिर 22% ग्रोथ हुई और फिर 38% ग्रोथ। सिमिलरली रिटर्न ऑन एवरेज टोटल एसेट्स ऑल्सो यू कैन सी हाउ इट हैज़ ग्रोन every quarter, it has increased by 27 basis points and 13 basis points and then 20 basis points. And return on equity, if you see, उसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। It was 2.97%, then 5.44%, then 6.67% and now 8.96%. हालांकि this figure should grow further, but yet it is a tremendous achievement by the bank. Look at the asset quality composition कि इनका जो loans का portfolio it comprises of, तो रिटेल एंड कमर्शियल की जो बुक है उसमें इट इज़ 1,01,309 crores। कॉर्पोरेट बहुत कम है 21,734 एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो और ही कम 6,500 crores। सो वी कैन सी द कंपोजिशन एंड देन अगेन जो हमने बात की थी कि रिटेल में इनका एमपीए लेवल बहुत कम है, कॉर्पोरेट पे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर जो आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बुक में इनका एमपीए बहुत ज़्यादा है 21.74, नेट एमपीए इज 11.82। लेकिन क्योंकि ये पोर्टफोलियो ही इतना कम है, 6,500 इज इमटेरियल इन द फुल गैमेट जो इनका लोन्स का पोर्टफोलियो, इसलिए इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो टोटल इनका लोन एसेट जो है वो 1,29,543 crores है, जिसमें जो हम पहले बात कर चुके हैं कि नेट एमपीए इज़ 1.30। नाउ हमने एक और बात की थी कि ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि प्रोविज़न में कम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि इनका प्रोविज़न कवरेज रेशो कम होता जा रहा है। जिन लोगों को प्रोविज़न कवरेज रेशो नहीं मालूम, तो जो भी आपके एमपीए होते हैं, जो आपके ख़राब एसेट्स हैं, उस पर आपको एक प्रोविज़न प्रोवाइड करना होता है। तो जितना ज़्यादा प्रोविज़न होएगा, जो आपका 100% प्रोविज़न है, तो इसका मतलब जितने भी आपके एमपीएस हैं उनके लिए आपने पहले से निकाल के पैसा रख रखा है। So now if we see the PCR, so we can see ki how it is increasing. In December 19, it was 55.35, then 57.35, 61.05 और अब जाके अगर जो हम जून 22 में देखें तो जून 22 में the PCR has become 72.16, which is a good provision ratio.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द बैंक। और आपको कैसे लगे रिजल्ट्स? अब आप जानना चाहेंगे कि बैंक का नाम क्या है, तो बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। इट इज़ गोइंग ऑन द राइट ट्रैक एंड इट हैज़ अ गुड मैनेजमेंट एट प्रेजेंट। लेकिन इसमें ये जितनी भी हमने बातचीत की वो सब बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस बैंक का एक्सपोजर स्पाइस जेट में भी है। Both IDFC First Bank and Yes Bank have an exposure in SpiceJet, and lately SpiceJet has been let's say identified as a very risky asset. तो उसमें क्योंकि उसके लॉसेस आए हैं इन द जून क्वार्टर, तो हाउ दैट इज गोइंग टू go forward, whether it is going to become an MPA or whether SpiceJet will be able to pay its interest and loans regularly, that is to be seen. लेकिन अगर जो आप कोई भी इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि SpiceJet अभी इनकी बुक्स में इट हैज़ नॉट बीन क्लासिफाइड एज अ MPA, बट इट इज़ अ रिस्की एसेट बिकॉज इट हैज़ शोन लॉसेज और इनका एक्सपोजर है। एंड इन दिस इज़ इन नो वे अ रिकमेंडेशन टू इन्वेस्ट इन इट। ये खाली नॉलेज पर्पसेस के लिए, अगर जो आपको ये बैंक अच्छा लगता है, क्योंकि अभी रेट बहुत अच्छा है इसका। इट इज़ ओनली ट्रेडिंग एट समवेयर 45-46 के बीच में ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर क्या है आई डोंट नो, आप खुद इसमें और स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें और तभी कॉल लीजिएगा। सो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको थम्स अप दीजिएगा, प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो। एंड if you have not subscribed, do subscribe to the channel. Look out for the next video. Till then, be safe, happy investing. Take care.